सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत करता हूं आपका इस नए सेशन में ऑन सीए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एट इंटरमीडिएट लेवल। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? तो चलिए फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। क्या बोलता है पब्लिक? व्हाट्सअप। सो जैसा मैंने बताया कि भाई उठ जाओ नींद से। तुम्हारे तो मजे हैं, हमको पूरी तरह सुबह 7 बजे तैयार होके आना पड़ता है। आप तो जस्ट 7 बजे आपकी नींद खुली और आपने क्लिक किया बटन पे और सर हाजिर है आपके लिए। हमको सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है। तो सीए बनने के बाद लाइफ इजी नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको। तो एटलीस्ट सीए पढ़ते वक्त तो लाइफ डिफिकल्ट होनी चाहिए ना, है कि नहीं? सो प्लीज जितना अपनी लाइफ को डिफिकल्ट बनाओगे, डिफिकल्ट नहीं बट जितना अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाओगे आने वाले 9-10 महीनों के लिए, उतना आपका भला होगा। बाकी देखो आपकी इच्छा, है कि नहीं? मैंने पहले भी बोला, शायद वापस से बोलता हूं, द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट, वो जो एक्स्ट्रा कंसिस्टेंसी, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन दे जाता है ना, बस गेम उसी का हो जाता है। चलो क्या बात है, लोग बोल रहे हैं कि हम भी सर 6 बजे सुबह उठ जाते हैं। वेरी गुड, नाइस टू हियर दैट। कल से तुम लोग मुझे एक बार व्हाट्सएप करना तो जब उठते हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो भाई, ऑन दैट नोट स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बट एज यूजुअल, कोई भी नया सेशन स्टार्ट करने के पहले क्यों ना उसका एक रिकैप ले लिया जाए। चलो, थैंक यू बिरादर। चलो, सो नाउ वी विल क्विकली गो थ्रू जो भी अपन लोग ने पिछले सेशन में किया था। एंड आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज अपन अपने मुकाम पे हासिल होंगे एंड दैट इज द मेकिंग ऑफ द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। एंड टाइम परमिटिंग डेफिनेटली अपन ये भी ट्राई करेंगे कि सम्स भी आज ही स्टार्ट हो जाए। डेफिनेटली आज से आपको होमवर्क मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। सो आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू विल डू इट। सर होमवर्क हमने समझो नहीं किया तो क्या? तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। मतलब अब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि सर हम 90 मार्क्स लाएंगे, हम 100 मार्क्स लाएंगे, और फिर अगर आप होमवर्क ना करो देन इन दैट केस क्या ही कहे, राइट? एंड पहले मैं ना, बच्चे लोग होमवर्क करके नहीं आते तो एकदम उनके ऊपर गुस्सा हो जाता था और बोलता था अरे होमवर्क क्यों नहीं किया ये वो। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज किया यार, जितना मैं उनके ऊपर फोकस्ड हूं उतना वो भी तो अपने करियर के ऊपर फोकस्ड होने चाहिए ना। तो मेरा काम है अच्छा पढ़ाना, होमवर्क देना, होमवर्क चेक भी करना, कोई डाउट हो तो सॉल्व करना। बट होमवर्क किया है कि नहीं उसके भी पीछे पड़े, देन इन दैट केस फिर बाद में शायद आप डिजर्व ही नहीं करते हो इस प्रेस्टिजियस डिग्री का। वो तो आपके अंदर से आना चाहिए ना, यस होमवर्क करके आना है एंड वी विल डू इट। सो इसके लिए आपने किया तो अच्छी बात है, नहीं किया क्या ही बोल सकता हूं। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सो ऑन दैट नोट, लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था उसको फटाफट रिकैप करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने कॉस्ट शीट का एक किक स्टार्ट देना स्टार्ट कर दिया था। सो अगर अपने को क्रिकेट की भाषा में कहूं तो कॉस्ट शीट का फर्स्ट पावर प्ले कंप्लीट हो चुका है, जहां पे अपन लोग ने समझ लिया कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ डायरेक्ट कॉस्ट? अ कॉस्ट विच चेंजेस with change in output या change in production। and indirect cost क्या होता है? cost which does not change with change in output or production। इस डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का फर्स्ट बाइफर्केशन इसलिए जरूरी है बिकॉज मेरा आने वाले जो एलिमेंट्स है वो इन्हीं के फॉर्म में मैंने प्रेजेंट किया है। मतलब अगर मेरा डायरेक्ट कॉस्ट हुआ और उसमें वो मटेरियल हुआ तो वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। अगर मेरा डायरेक्ट कॉस्ट हुआ और लेबर वाला टाइप का हुआ तो वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगा, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। करेक्ट? सो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कल अपन लोग ने ये चीज नोट की कि यार 3 से ज्यादा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट नहीं लगते। देखो मेजरली कॉस्ट को तो 2 पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया है करके, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब मैं इंटरनल एलिमेंट क्लासिफिकेशन करूं ना, देन इन दैट केस 3 ही पार्ट है मेरा। एक है डायरेक्ट, एक है रॉ मटेरियल। भाई कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल यूज होने ही वाला है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। मैंने बोला था ये देखो मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, वो देख लो,
मेरा टी शर्ट देख लो, मेरा ये रिमोट देख लो, कोई भी चीज हो, मेरा ये घड़ी देख लो, मेरे को बाय डिफॉल्ट क्या करना है, यस आई हैव टू यूज रॉ मटेरियल फॉर द सेम। सो या तो मैं जितना रॉ जो भी मटेरियल यूज करता हूं तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। दूसरा एलिमेंट हमने देखा कि यार कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लेबर का भी अपने को जरूरत लगेगा। कोई ना कोई इंसान तो रहेगा जो वो रॉ मटेरियल को मशीन में डालेगा या वो रॉ मटेरियल को खुद को हाथ से कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड्स में। अरे बोलो बोलो चल चल, तो वो हो गया मेरा लेबर। एंड थर्ड है मेरा जनरल कैटेगरी जिसको मैंने नाम दे दिया एक्सपेंसेस। सो बाकी मटेरियल और लेबर को छोड़ के जो बचता है वो सब मेरा कहा जाएगा एक्सपेंसेस में जाएगा। अब रॉ मटेरियल और अदर से मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये तीनों जो मेरे एलिमेंट्स है वो डायरेक्ट कॉस्ट के भी एलिमेंट्स है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के भी एलिमेंट है। सो डायरेक्ट कॉस्ट के तीन एलिमेंट क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब क्यों ना इनको थोड़ा इन डिटेल समझा जाए, दैट्स व्हाट वी डिड यस्टरडे। और एक चीज अपन लोग ने डिराइव की कि डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के बनता है प्राइमरी कॉस्ट। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो ये तीन कॉस्ट तो मेरे इंकर होने ही है। मानते हो? यस सर। तो इसको कहते हैं अपन प्राइम कॉस्ट। और दूसरा मेरा जो कैटेगरी है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मैं ऐड करके बनाऊं तो वो बनता है ओवरहेड्स, विच कैन बी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी कॉस्ट, या उसको प्यार से सपोर्टिंग कॉस्ट भी कहते हैं। चलो फिर डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल आइडेंटिफाइबल इन द प्रोडक्ट। फील होना चाहिए मेरे को मेरा आउटपुट बनने के बाद, पेन में ये प्लास्टिक फील होना चाहिए, चेयर में बैठा हूं वुड फील होना चाहिए। अभी अंडरस्टैंडिंग, कैलकुलेटर है ये बटन फील होना चाहिए, तो ये बटन क्या हो जाएगा, उसका रॉ मटेरियल। सो ये हो गया मेरा आइडेंटिफाइबल इन द प्रोडक्ट इन द आउटपुट, प्लस डायरेक्टली एलोकेबल टू द प्रोडक्ट। मतलब जितने प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा उतने मटेरियल की मेरे को अगर जरूरत लगती जाएगी, देन इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज अ डायरेक्ट मटेरियल। मेरे को ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज अ डायरेक्ट मटेरियल। जैसा मैंने बोला वुड इन अ वुडन चेयर, कॉटन इन अ शर्ट इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। सेकंड के ऊपर आ जाते हैं अपन लोग, एंड दैट बेसिकली इज योर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो होता है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट बनाने के लिए, और उसको जो भी अपन वेजेस बोल लो, सैलरीज बोल लो, जो भी दे रहे, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट लेबर। मतलब अगर मैंने एक लेबरर को बोला कि भाई सुन ये एक पेन बनाने का 1000 रुपए दूंगा, और अगर उसने 10 पेन बनाए तो मैं उसको 10,000 रुपए दूंगा, वो है मेरा डायरेक्ट लेबर, बिकॉज ही इज डायरेक्टली रिलेटेड, स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस प्रोडक्ट। एंड थर्ड है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एनी डायरेक्ट कॉस्ट। तो कितना एकदम इजी डेफिनेशन है ना, स्मूथ डेफिनेशन। भाई कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट अगर वो डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर नहीं है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। टिंग टिंग टिंग, सिंपल, राइट। सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। हाँ, सो ये है मेरे डायरेक्ट मटेरियल, अनमोल रतन बोलूंगा मैं इनको, मेरे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई होप वी आर क्लियर। कहानी को और आगे बढ़ाया अपन लोग ने, फिर एग्जाम्पल्स लिया अपन लोग ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। दो मेरे मेजर एग्जाम्पल्स है कि भाई जब मैं कोई पेन बना रहा हूं तो ये पेन बनाने के लिए ना मेरा मशीन कंटिन्यूसली यूज होगा। अब अगर एक पेन बना रहा हूं तो वो मशीन को प्रोसेस करेगा तब जाके वो पेन बनेगा। भाई मेरे पास फैक्ट्री में तो रॉ मटेरियल आएगा, वो रॉ मटेरियल से डायरेक्टली तो पेन नहीं बन जाएगा, वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस कौन करेगा, मेरा मशीन। तो जब वो मशीन उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहा है ताकि आउटपुट पेन के फॉर्म में मिले, तो वो प्रोसेसिंग के टाइम पे उसको ऑयल का जरूरत लगता है। तो मैंने नोट किया कि एक पेन बनाने के लिए 1 लीटर ऑयल का जरूरत लगता है, उतना प्रोसेस होके फिर मेरा वो पेन बनता है। वैसे अगर मेरे को 10 पेन बनाना है तो 10 लीटर ऑयल लगेगा, 1000 पेन बनाना है तो 1000 लीटर ऑयल लगेगा। तो मैंने रियलाइज किया यार ये है तो डायरेक्ट कॉस्ट, ये जो मशीन ऑयल है ये है तो डायरेक्ट कॉस्ट। बट क्या ये डायरेक्ट मटेरियल है क्या, द आंसर इज नो, क्योंकि डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है प्रोडक्ट में। ये पेन बनाने के लिए अगर वो मशीन ऑयल यूज हुआ है तो वो मुझे इधर दिख नहीं रहा है, भले ही डायरेक्ट प्रपोर्शन में यूज हुआ है तो डायरेक्ट कॉस्ट बोला, पर डायरेक्ट मटेरियल मैं उसको नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे विजिबिलिटी के लिए वो यहां पे आइडेंटिफाइबिलिटी के लिए आउटपुट में वो नहीं है।
समझे? एंड देयरफॉर इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट बट नाइदर अ डायरेक्ट मटेरियल नॉर अ डायरेक्ट लेबर, हेंस द नेम वाज गिवन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझियो? डन। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने बोला था कि अगर मैं खुद की कार बनाता हूं और उसमें मैं फरारी का लोगो डालता हूं, अगर मैं खुद की कार बनाता हूं और उसमें अगर फरारी का खाली लोगो डाल देता हूं, तो एवरी कार दैट आई एम प्रोड्यूसिंग, उस हर कार के ऊपर जो मैं फरारी का लोगो डालने वाला हूं, दैट लोगो बेसिकली इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये इसको मैं बोलूंगा रॉयल्टी मैं दे रहा हूं प्रोडक्शन के ऊपर। अगेन ना वो आइडेंटिफाइबल है प्रोडक्शन प्रोसेस में, सो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर तो है ही नहीं, इट विल बिकम अ डायरेक्ट एक्सपेंस। सो आई होप वी वर वेरी क्लियर विद दिस। फिर अपन लोग आए इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर, जहां पे मेरे 3 बाइफर्केशन है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या है? एनी मटेरियल नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, मतलब मटेरियल है बट वो मेरे प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं हो रहा है। जैसे प्लास्टिक यूज हो रहा था पेन में, वो वैसे उतना डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है। मेरे एग्जांपल्स थे टूल्स एंड स्पेयर्स ऑफ मशीनरी, तो टूल्स एंड स्पेयर्स, नट बोल्ट होता है ना, नट बोल्ट होता है, हथौड़ा होता है, वो सब क्या है तो मटीरियल। टच है, फीलेबल है, आइडेंटिफाइबल है, तो है वो मटेरियल। बट क्या वो डायरेक्टली आउटपुट से वेरी होता है क्या? नहीं। तो वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, पर मटेरियल है, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल। ए समझी गई अभी? क्लियर? सो वो हो गया टूल्स एंड स्पेयर्स ऑफ मशीनरी। फिर है मेरा इनडायरेक्ट लेबर, जो भी मेरे एम्प्लॉइज है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, मतलब उनको प्रोडक्शन करना नहीं है, सुपरवाइजरी, ऑफिस एडमिन, वो सब मेरे हो गए इनडायरेक्ट लेबर। एंड अगेन any indirect cost, not an indirect material, nor an indirect labor, will become my indirect expense. So any indirect cost which is neither indirect material nor indirect labor is a indirect expense. सबसे बेस्ट एंड प्राइम एग्जांपल मेरे लिए यहाँ पे हो गया फैक्ट्री रेंट। जी हाँ, सो डेफिनेटली जो भी फैक्ट्री रेंट मैं पे कर रहा हूं वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बिकॉज अगेन इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो, क्योंकि कोई मेरे प्रोडक्शन से वो वेरी नहीं हो रहा है, मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, फैक्ट्री रेंट। आई थिंक ए कार्तिक को इसमें डाउट है। ए कार्तिक, अभी तेरा डाउट क्लियर हो गया बेटा? सो आर यू क्लियर विद द फैक्ट दैट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, I mean factory rent will fall in the definition or in the purview of indirect expense. I hope we are clear. तो इस हिसाब से पूरा ये सिस्टम सेट होते गया था अपना, एंड फिर अपन लोग ने इनडायरेक्ट ओवरहेड्स को भी बाइफरकेट किया था इन 3 phases. वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट इन द नेचर ऑफ फैक्ट्री में होने वाला, दैट वाज कॉल्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस में होने वाला डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स। एंड बाकी जो है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेल्स डिपार्टमेंट में होता है। सो दिस इज हाउ होल ओवरऑल पिक्चर लुक्स लाइक। क्या अगर आपको अभी कोई ये बनाने को बोलेगा तो आप बना सकते हो? बोलो बोलो, टेल टेल, जवाब दो फटाफट। तो कॉस्ट को बाइफरकेट किया, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में। डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड्स भी बोलते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट के 3 पार्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट के 3 पार्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस को ज्वाइन करके बनता है ओवरहेड्स, जिसको मैं फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या नींद में से भी आपको कोई जगह है तो आप ये सब चीजें बोल सकते हो? क्या अब आपको इसके लिए बुक भी खोलने की जरूरत है या बुक भी जरूरत नहीं है? 6 महीने बाद भी उठा के कोई आपको पूछेगा तो आप ये एज इट इज बोल दोगे। और 6 महीने क्यों, 6 साल बाद, 60 साल बाद भी आपको कोई पूछेगा तो यू शुड बी एबल टू टेल दिस। यस, क्या वो कॉन्फिडेंट है आपको? परफेक्ट, बस वही चाहिए मेरे को आपके साथ। ऑलराइट, तो अब फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है मेरा? फैक्ट्री के अंदर होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे टूल्स एंड स्पेयर्स, इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कोई भी ऑयलिंग, फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट लेबर जैसे सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे मशीनरी का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हो जाता है मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस में होने वाला मेरा कोई भी एक्सपेंडिचर, जैसे ऑफिस में होने वाला मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
ऑफिस में होने वाला मेरा इनडायरेक्ट लेबर, ऑफिस में होने वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे ऑफिस रेंट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एंड एडमिन में जाता है, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में होने वाला वो है मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल, सेल्स एंड डिपार्टमेंट में होने वाला फ्रीबीज टू द कस्टमर, इनडायरेक्ट लेबर, मार्केटिंग टीम का सैलरी एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस का होर्डिंग, एडवर्टीजमेंट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स। समझगड़ू, क्या बात है। हमारे को हमारे लाइव वाले बोल रहे हैं कि सर बुक्स का डिलीवरी रुकवा दो, अब क्या जरूरत है, जब आप सब चीज बुक में जो भी है एकदम टिप ऑफ द टंग पे रटा ही रहे हो तो क्या जरूरत है। बिल्कुल सही है। अब भी फोन लगाता हूं मैं मेरे टीम को। हेलो, हाँ भाई बुक्स डिवीजन, जरा ये किशन कुमार भट्टर का तो डिलीवरी ऑफ बुक्स रोक ही देना। ओके, चलो ओके। ऑन दैट नोट कहानी को अब और आगे बढ़ाएंगे। कॉस्टशीट क्या है ये तो अपने को क्लियर ही हो गया था, बट कल अपन लोग ने ये कॉस्टशीट के डेफिनेशन में और एक पॉइंट ऐड किया, दैट सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करना है और उसको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में डालना है। बट ऑल ऑफ दिस विल बी डन फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड, फॉर अ पार्टिकुलर ड्यूरेशन। ओके, चल डन। अब अपन को कॉस्टशीट बनाना है, तो कॉस्टशीट बनाने के लिए अपने पास कौन आए थे? जी हाँ, अपने घर पे आए थे चंपक चाचा। चलो, कौन आए थे? चंपक चाचा। चंपक चाचा ने बोला बेटा ये मेरे लिए कॉस्टशीट बना दे, मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं बट मुझे ही नहीं पता है कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना मुझे बेनिफिट हो रहा है बच्चों, सो प्लीज मेरे लिए कॉस्टशीट बना दे। मैंने बोला यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है चिचा, मैं आपके लिए। चंपक चिचा को अपन ने बोला कि डोंट वरी, मैं आपके लिए कॉस्टशीट बना दूंगा। और उसी में हम लोग ने स्टार्ट किया डायरेक्ट मटेरियल के साथ। क्या स्टार्ट किया? डायरेक्ट मटेरियल के साथ। सो डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले, इनफैक्ट कैसे स्टार्ट हुआ कॉस्ट शीट, तो अपन ने सबसे पहले ऊपर हेडिंग दिया भाई, कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल डैश 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 टू 30 अप्रैल डैश डैश डैश। क्या कर रहे हैं अपन? पेन मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? पेन मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। उस पेन बनाने के लिए मेरा सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है? एंड दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। उस पेन बनाने के लिए मेरा सबसे पहला मटीरियल इंग्रेडिएंट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। देखो अभी कैसे होता है, कॉस्ट शीट बनाना है तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए भाई दो कॉस्ट है मेजरली, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहले किस पे फोकस करूंगा? मैंने आपको पूछा तो आपने बोला सर डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि वो प्राइमरी है। एक बार हो सकता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट इंकर ही ना हो और कोई प्रोडक्ट बन जाए, बट डायरेक्ट कॉस्ट किए बिना, इंकर किए बिना प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा। बोला बात में दम तो है। सो डायरेक्ट कॉस्ट मेरे लिए प्राइमरी है तो उससे स्टार्ट करूंगा। उसमें भी डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले है, बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल के बिना प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले रॉ मटेरियल मंगाना है, एंड देयरफॉर द नेम दैट वी आर रिटन हियर इज डायरेक्ट मटेरियल। तो लास्ट 2-3 लेक्चर से अपन पढ़ रहे थे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। बट अब कल जब चंपक चाचा का कॉस्ट शीट बना रहे थे तब अपने को रियलाइज हुआ कि यार ये डायरेक्ट मटेरियल वर्ड लिखना सही नहीं होगा। आज से अपन बोलेंगे कॉस्ट शीट के पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। और आप लोग प्लीज उधर लिख के बताएंगे कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है। कल अपन लोग ने डिराइव किया था इसका पूरा फॉर्मेट, बराबर। क्या कि भाई चंपक चाचा के पास अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है तो वो ओपनिंग स्टॉक ये पीरियड में अपन लोग ओपनिंग स्टॉक यूज करेंगे, क्योंकि स्टार्ट तो अपन ओपनिंग स्टॉक से ही करने वाले। मतलब अगर अपने को चंपक चीचा के लिए ये पेन बनाना है, देन इन दैट केस उनको अपन क्या बोलेंगे कि चलो पेन बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, तो आप कौन सा प्लास्टिक यूज करोगे? तो चीचा बोलेंगे प्लास्टिक तो पहले जो मेरे पास पड़ा है मैं उसी को यूज करूंगा। तो पहले मेरा क्या यूज होने वाला है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बट शायद ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से मेरे को जितना पूरा महीने में प्रोडक्शन करना है उतना ना हो पाए, तो मैं ऐड करूंगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो मैंने सप्लायर को बोल तो दिया भाई मेरे को 10,000 क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल भेज दे, बट वो भेजने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होने वाला है कैरियज इनवर्ड, वो भी यहाँ पे साथ में आएगा। अब माल को अनलोड करते वक्त, ठीक है ना, वो मेरे को सिर्फ फॉर एग्जाम्पल उसने जो सप्लायर है उसने ट्रांसपोर्टेशन तो मेरे को भेज दिया, बट ट्रक से निकालते वक्त 10,000 में से 20 रॉ मटेरियल मेरे थोड़े खराब हो गए। अब वो खराब हो गए तो मैं उनको प्रोसेसिंग करके आउटपुट तो उनसे बना नहीं सकता, तो उनको मैं मार्केट में जाके OLX पे बेच दूंगा। वो मेरे लिए काइंड ऑफ इनकम हो जाएगा। तो ये मेरा इनकम है। तो
कॉस्ट में से लेस हो जाता है इनकम, तो सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। फिर जो भी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है वो भी मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक तो मेरे ये पीरियड में यूज ही नहीं हुआ है, तो उस क्लोजिंग स्टॉक का मैं कॉस्ट काहे ऐड करूं। मेरा ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो मेरा ये पीरियड में यूज ही नहीं हुआ है, तो उस क्लोजिंग स्टॉक को का जो कॉस्ट है वो मैं काहे इस पीरियड में ऐड करूं, तो उतना पार्ट मैं माइनस कर दूंगा। जो बच गया मेरा हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट शीट पीरियड। सो जो प्रोडक्शन मेरा जो कॉस्ट शीट पीरियड में जो प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए जो भी मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो मेरा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, सो दैट मेरा जो कॉस्ट शीट का कॉस्ट है वो यही पीरियड का एकदम परफेक्ट आए। ए समझ गए? अभी क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? डन। सो कभी भी याद रखना क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्योंकि लास्ट वो ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, माय बैड सॉरी। ओपनिंग स्टॉक को क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बाहर निकल गया रहेगा लास्ट ईयर से, बट ये बार वो ऐड हो जाएगा। भाई लास्ट ईयर माइनस किया है तो ये बार तो ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये बार वो यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो कॉस्ट आएगा, वो ओपनिंग स्टॉक के इसमें ये बार में ऐड हो जाएगा। बट ये बार का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अपना है ही नहीं, उसको अपन बोलेंगे चल कल्टी मार। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो इसी के साथ मेरा बन गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरिएज इनवर्ड लेस सेल ऑफ स्क्रैप लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बन गया मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। चलो डन। अनुराग मित्तल बोल रहे हैं सर सेल ऑफ स्क्रैप रिपीट कर दो। जरूर रिपीट करूंगा। देखो आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछते रहा करो, ठीक है? जैसे अनुराग ने पूछा वैसे। सो अब अनुराग अपनी बात हुई थी ना कि अपने को जो भी मशीन और जैसे तुम लोग को समझ जाए ना तो उधर लिख भी दिया करो ओके सर अंडरस्टूड, ताकि वरना मैं चालू रहूंगा या सोचते रहूंगा अरे उसको नहीं समझा, मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं, ऐसा नहीं हो। आपको समझ गया तो आप बोल देना हाँ सर समझ गया, नहीं हुआ तब तक मैं बताऊंगा। सो अपन ने अनुराग क्या बात किया था कि सप्लायर को अपन बोलेंगे सप्लायर 10,000 रॉ मटेरियल भेज दे। सप्लायर बोला ठीक है सर ट्रक लोड करके मैं भेज रहा हूं। अब जैसे ही ट्रक लोड करके मैंने उसको भेज दिया, तो सपोज अनलोड करते वक्त या कहीं पे अपना जो मशीनरी है उसके आसपास में सब मेरा रॉ मटेरियल रखा हुआ है, बट फॉर सम रीजन मेरे पास 20 रॉ मटेरियल जो है ना वो डिफेक्टिव आया है, वो प्लास्टिक में थोड़ा कहीं पे कट आया हुआ है या प्लास्टिक थोड़ा कटा हुआ है, समझ रहे हो तुम लोग? सो ऐसा कोई रॉ मटेरियल हो तो उसको मैं प्रोसेस तो कर नहीं सकता, उससे मैं आउटपुट तो बना नहीं सकता, तो डेफिनेटली कहना से वो मेरे लिए तो स्क्रैप हो गया, भंगार हो गया कि अब उसको मैं यूज नहीं कर सकता। तो अब उसको मैं करूं क्या? तो उसको मैं मार्केट में जाके बेच दूंगा। कोई भी एकदम से 10 रुपए का मेरे लिए रॉ मटेरियल है, मैं शायद उसको 2 रुपए में बेच दूंगा। तो अगर 2 रुपए में भी बेचा तो जो वो इनकम आया है 20 रुपए का या जो भी मेरे पास इनकम आया उसको मैं रिकॉर्ड कहां पे करूं? तो उतना जो मैंने कॉस्ट इंकर किया है उसमें से वो जो भी 20 रॉ मटेरियल मेरा खराब हुआ है उसको बेच के जो कमाऊंगा वो मैं माइनस कर दूंगा। अनुराग समझ में आया बेटा? चल डन। अनुराग को क्लियर हो चुका है। अब कहानी को और आगे बढ़ाना है। सो अब कॉस्ट शीट का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वही कंप्लीट हुआ है, अभी तो पूरी जंग जीतनी बाकी है। बट यस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स अपना हो गया। अच्छा अपन किसका कॉस्ट शीट बना रहे हैं? कहना इसे अपन चंपक चाचा का कॉस्ट शीट बना रहे हैं, बराबर है? तो अपन यहां पे लिखेंगे कॉस्ट शीट फॉर हुम, फॉर चंपक चिचा, फॉर चंपक चिचा, फॉर व्हाट पीरियड? for 1st April to 30th April. Okay, okay. चलो सबसे पहला है मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहला, अब तक मैं ये डायरेक्ट मटेरियल लिखता था, बट अब मैं बड़ा ही सयाना हो गया हूं, बड़ा ही स्मार्ट हो गया हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। चलो इस डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के लिए क्या अपन लोग ने फॉर्मेट सेट किया था? पहले था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें मैंने ऐड किया परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल,
इसमें मैंने ऐड किया कैरिएज इनवर्ट। सर ये तो आपने लिखा ना लास्ट टाइम, वापस क्यों लिख रहे हो? अरे भाई जितना लिखोगे ना उतना आप ही के लिए अच्छा है, बता रहे हैं हम। लेस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, आगे भी और एक सेल ऑफ स्क्रैप आने वाला है, इसके लिए इतना तवज्जो दे रहा हूं, इतना जोर दे रहा हूं कि सेल ऑफ स्क्रैप है बट ऑफ रॉ मटेरियल। लेस बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो अभी इधर पड़ा है मेरा, वो मेरे ये पीरियड का कॉस्ट है ही नहीं, तो उतना में मैंने माइनस कर दिया। जो मेरे पास बचता है दैट बिकम्स डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। समझ गए? चलो डन। सेकंड, सेकंड क्या है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के बाद? डायरेक्ट लेबर कंज्यूम। देखो डायरेक्ट लेबर कंज्यूम्ड नहीं हो सकता, इसमें कंज्यूम वर्ड क्यों आता है पता है? वो भी मैं आपको बताता हूं क्यों आता है। क्योंकि यहां पे मेरा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। इसके लिए कितना आया, कितना मेरे पास था, कितना बच गया, कितना कंजम्पशन हुआ नेट, वो मैं जज कर पाता हूं। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट लेबर तो ऐसा कोई टेंशन है ही नहीं। तो सेकेंड अपन लोग लिख लेंगे डायरेक्ट लेबर, सेकेंड अपन लोग लिख लेंगे डायरेक्ट लेबर। अब अगर समझो ये डायरेक्ट लेबर जो है, से फॉर एग्जांपल आप मेरे डायरेक्ट लेबर हो, आप में से कौन है मेरा डायरेक्ट लेबर? बोलो बोलो, चल चल। अच्छा किशन कुमार बोलता है मैं बनूंगा डायरेक्ट लेबर। ओके, तो किशन कुमार बोलता है कि आप मैं चंपक चिच्चा के फैक्ट्री का डायरेक्ट लेबर हूं। तो चंपक चिच्चा ने किशन कुमार को बोला है कि सुन किशन कुमार, तेरे को एक पेन बनाने का मैं 1,000 रुपया दूंगा। तू अगर दिन में 10 पेन बनाएगा तो तेरे को दिन का 10,000 रुपया मिलेगा। वो जो भी 10,000 रुपया चंपक चिच्चा किशन को दे रहे हैं वो सब मेरा डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो अगर एक पेन का 1,000 रुपया है, किशन बोलता है मैंने सर एक महीने में इस ड्यूरेशन में मैंने, किशन बोलता है सर मैंने इस ड्यूरेशन में 10 पेन बनाए हैं, तो किशन को अपन दे देंगे 10,000 रुपया। बट इसी के साथ साथ वो बोलता है कि सर मेरे को मेरा प्रोविडेंट फंड भी दो। प्रोविडेंट फंड समझते हो? सब समझाऊंगा, डोंट वरी। सर मेरे को मेरा और इंश्योरेंस का भी मेरे लिए कुछ करवा दो, मेडिक्लेम इंश्योरेंस। तो ये सब जो भी चीजें मैं उसको दूंगा। से फॉर एग्जांपल दिवाली आ गई, वो बोलता है कि सर मेरे को है ना साथ में थोड़ा बोनस भी तो दे दो सर, दिवाली है होली है थोड़ा तो बोनस दो सर, मेरे भी घर पे भी बच्चे, मेरे को भी उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। तो अपन ने उसको बोनस भी दे दिया। तो ये सब जब मैं देता हूं, ये सब जब मैं देता हूं, तो एवरीथिंग विल बिकम अ पार्ट ऑफ माई डायरेक्ट लेबर, विल बिकम अ पार्ट ऑफ माई डायरेक्ट लेबर। अब आप पूछेंगे सर इसमें क्या क्या आता है? तो डोंट वरी, जब अपन लोग वो थियोरी को अपनी बुक से थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें यहां पे लिखी हुई मिलेंगी। नॉट टू वरी एट ऑल। तो भाई हमारा जो किशन कन्हैया है उसको हम जो भी वेजेस देंगे और कोई अलावेंसेस या इंसेंटिव दे दिया, वो बोल रहे सर आज तो मैंने ओवर टाइम भी किया, रात रात भर तक काम किया, मेरे को और एक्स्ट्रा पैसा दे दो, तो उसको कोई ओवर टाइम दे दिया, उसको कुछ बोनस दे दिया, प्रोविडेंट फंड, और कोई उसको मेडिकल बेनिफिट दे दिया, जैसे उसको कुछ मेडिकल बेनिफिट या लीव बाहर ट्रैवल करने के लिए कुछ पैसा दिया, वो सब का सब मेरा यहाँ पे लेबर कॉस्ट में ऐड होते जाएगा। बट अगर वो डायरेक्ट लेबर से कनेक्टेड हुआ तो ही, मतलब दो तरह के मेरे एम्प्लॉय होते हैं, एक सुपरवाइजरी एम्प्लॉय जिसको मैं इनडायरेक्ट लेबर या फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालूंगा, बट किशन मेरा जो डायरेक्ट लेबर वाला एम्प्लॉय है उसके कनेक्शन में मैंने कोई भी अलावेंसेस, कोई भी बोनस, कोई भी इंसेंटिव्स, कोई भी ओवर टाइम पेमेंट, कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सब कंट्रीब्यूशन दिया, वो सब मेरा डायरेक्ट लेबर में ही ऐड हो जाएगा। ये क्या आपको समझ में आया क्या? अरे बोलो यार। ये सबको समझ में आ गया? शाबाश, ठीक है। सो अगेन, जो भी मेरा डायरेक्ट लेबरर है वो डायरेक्ट लेबरर से कनेक्टेड जो भी मेरे फिर उससे कनेक्टेड कॉस्ट हो रहे हैं, सर ये पीएफ क्या होता है और सर ये बोनस क्या होता है, इंसेंटिव क्या होता है, वो देख लेंगे अपन, डोंट वरी।
उसका भी हर चीज का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, डोंट नो नो प्रॉब्लम। बट फिलहाल कॉस्ट शीट के दायरे में क्या क्या चीजें आ रही है वो आपको समझ में आया? एवरीबॉडी इज क्लियर? सबने मुझे थम्स अप दिखाया और बोल दिया है क्लियर सर। चलो फिर बाद में आ जाता है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके लिए तो ऑलरेडी दो है आपको एग्जांपल दे चुका हूं। ऐसा कोई भी कॉस्ट जो मेरा, हाँ, जो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है बट डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, समझो, उसको मैंने नाम दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आर वी क्लियर? इन सब को मिला के आप मुझे बताएंगे क्या बनता है? इन सब को मिला के आप मुझे बताएंगे क्या बनता है? करेक्ट, ये मैं इसको ना दे दूंगा ए, एंड फिर इसको मैं लिख दूंगा प्राइम कॉस्ट, फिर इसको मैं लिख दूंगा प्राइम कॉस्ट। बोले तो शाबाश। बिरादर व्हाट इज दिस 011100110? चलो, ये बन गया मेरा प्राइम कॉस्ट। प्लीज अपनी नोटबुक में फटाफट कॉपी कर लो इतना। प्राइम कॉस्ट, स्टार्ट एवरीबॉडी। जस्ट 1 या 2 मिनट दूंगा, स्टार्ट। यस बिरादर, व्हाट इज दिस? अच्छा, बाय मिस्टेक ही टाइप, नो प्रॉब्लम। प्लीज आप लोग फटाफट इसको कॉपी करेंगे। प्राइम कॉस्ट तक आपका सिस्टम रेडी है? ओके ओके। हाँ भाई, तो पहला पड़ाव कॉस्ट शीट का हो चुका है। पहला पड़ाव कॉस्ट शीट का हो चुका है। चलो डन 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 डन, सब लोग बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये कहना से पूरा आप लोग ने बनाया, आगे का भी आप लोग ही बनाओगे। आप लोग ही हो कॉस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट के प्रेसिडेंट आप ही हो। जी हाँ, आप ही हो ये कॉस्ट शीट का जो थीसिस बनाओगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डायरेक्ट मटेरियल आया है सप्लायर से, अपन लोग ने ऑर्डर तो कर दिया है, ये डायरेक्ट और मटेरियल आने के बाद इसको कहां पे रखेंगे? आपके यहाँ मेरे सर पे रखेंगे या कहां पे रखेंगे इसको? बोलो। डायरेक्ट लेबर जो है मेरा, जो काम कर रहा है, वो कहां पे काम कर रहा है? चलो, सब लोग बोल रहे हैं वेयर हाउस। ठीक है, फेयर इनफ। फैक्ट्री का वेयर हाउस या उसको बोलते हैं स्टोर। तो फैक्ट्री का एक स्टोर होता है, मतलब बेसिकली कहना है इससे कि ये जो भी मेरा डायरेक्ट मटेरियल आएगा वो मेरे फैक्ट्री के स्टोर में पड़ा रहेगा, बराबर है। अब ये डायरेक्ट मटेरियल को मैं कहना है इसे यूज करूंगा, अरे बोलो यस, और वो यूज करूंगा और फिर बाद में अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगा, करेक्ट। सो अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है यहाँ पे।
सेकेंड स्टेप पे अपन जा रहे हैं। रॉ मटेरियल जो मैंने मंगवाया था, रॉ मटेरियल जो मैंने मंगवाया था वो आ चुका है। वो आके मैंने कहां पे रखा है? वो आके मैंने रखा है मेरे फैक्ट्री स्टोर में, फैक्ट्री के स्टोर में रखा है। अब फैक्ट्री के स्टोर में तो क्या होगा पता है? जो सप्लायर है वो आएगा फटाफट, उसको तो भाई घाई है, फटाफट जो भी रॉ मटेरियल है वो अनलोड कर देगा। कहां पे अनलोड कर देगा? मेरे फैक्ट्री के स्टोर में। एकदम प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, ऐसे ही होता है। तो मेरा जो फैक्ट्री का स्टोर है वहां पे उसने अनलोड कर दिया। ठीक है सर, अनलोड कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं। अब ये फैक्ट्री के स्टोर में ही पड़ा रहेगा या इसको अपन यूज करेंगे? सीधी सी बात है सर, यूज करेंगे। कौन आएगा इसको यूज करने के लिए? कहना इसे फैक्ट्री में जो हमारे लेबरर्स है, फैक्ट्री के लेबरर्स हैं वो आएंगे। करेक्ट। अब ये जो लेबरर्स हैं वो आके इस रॉ मटेरियल में, इस रॉ मटेरियल में कुछ प्रोसेसिंग करेंगे और वो प्रोसेसिंग से फिर फाइनली मेरा आउटपुट बनते जाएगा। अभी अंडरस्टैंडिंग? सो मेरा एक बार डायरेक्ट मटेरियल आ गया, अब मेरा लेबरर उसको यूज करने के लिए स्टार्ट कर रहा है। वो जो मेरा लेबरर है वो ये रॉ मटेरियल को कहां पे यूज करके आउटपुट बनाना चालू करेगा? द आंसर एज इन द फैक्ट्री, द आंसर इज विद इन द फैक्ट्री। सो एक बार मेरा ये प्राइमरी कॉस्ट आ गया है, मतलब मैंने जो रॉ मटेरियल है वो मंगवा लिया है, लेबरर को फोन करके बुला लिया, चल लेबरर आजा काम पे लग जा। अब जो भी मेरा काम होने वाला है वो कहां पे होने वाला है? करेक्ट, वो मेरा फैक्ट्री में होने वाला है। और अगर वो मेरा फैक्ट्री में होने वाला है तो कहना ही से यहां से स्टार्ट होती है जर्नी मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स की। अभी क्लियर एवरीबॉडी? कनेक्ट के साथ बैठ रहा है आप लोग को? करेक्ट। सो अगेन सी देयर आर टू वेज। सीधा आप लिख दो प्राइम कॉस्ट, उसके बाद में आप लिख दो एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, या तो वैसे, या आप सोचो कि अब क्या होगा। अब डायरेक्ट मटेरियल आ गया है, डायरेक्ट लेबर को कॉल करके बुला लिया है, अब वो काम कहां पे करेगा? फैक्ट्री में काम करेगा। तो मेरे खर्चे कौन से होने वाले हैं? फैक्ट्री से रिलेटेड। तो अब मैं क्या ऐड करूंगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करूंगा। सो लेट्स राइट दैट डाउन। अभी तुम लोग नहीं लिखोगे, मैं लिखूंगा। देखो तुम लोग को मैं लिखने का टाइम दे रहा हूं। अब मेरा ये जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स रिलेटेड है वो बनेगा, फिर मेरा ये जो भी एडमिन रिलेटेड है वो बनेगा। तो ऐसे करते करते अपन पूरा कॉस्ट शीट बनाते जाएंगे और एंड में फिर पूरा कॉस्ट शीट को रिक्रिएट कर लेंगे। अभी अपन क्या कर रहे हैं? फेज बाय फेज जा रहे हैं। तो अपन लोग ने अभी सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया है, अभी अपन लोग सीए इंटरमीडिएट कर रहे हैं, फिर अपन आर्टिकलशिप करेंगे, फिर अपन लोग सीए फाइनल का एग्जाम देंगे और फिर अपन पूरी तरह से कॉस्ट शीट आई मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएंगे। क्या बोलते हो? तो अभी सीए इंटरमीडिएट लेवल पे शांति। सो अब मैं आ रहा हूं मेरे फैक्ट्री में। अब तक क्या हो गया है सर? अब तक मेरा प्राइम कॉस्ट तक हो गया है, अब तक मेरा प्राइम कॉस्ट तक हो गया है। डन। अब मैं कहां पे जा रहा हूं? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। राइट। सो अब मैं यहां पे क्या खर्चे लिखना चालू कर दूंगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स रिलेटेड। चलो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्या क्या खर्चे होंगे वो तो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं। भाई साहब कल ही तो आप लोग के साथ लिखा था मैंने। ओ ये मैंने 4 में लिख दिया है। एक मिनट दोगे मुझे? एक मिनट देना। एक मिनट देना।
हाँ, चलो चलो चलो। सो अब मैं फैक्ट्री में जा रहा हूं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि फैक्ट्री वाले जो भी थे यार, वो तो मैंने ऑलरेडी लिख ही लिए थे ना, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी मेरे खर्चे थे। तो वो बताओ क्या क्या थे। आओ आओ, यहाँ पे अपन लोग ने लिखे भी है, अपने को कहाँ आएगा टेंशन। यस, टूल्स एंड स्पेयर्स, ऑयल, सुपरवाइजर सैलरी, मशीन एंड मशीन का डेप्रिसिएशन, रॉ मटेरियल का, मशीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का रेंट, ये सब मेरा अब कहां पे आ जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सब मेरा आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो चलो आओ, लिखता हूं यहां पे, एक मिनट। हाँ, यस, आ गया, है कि नहीं भाई। फैक्ट्री ओवरहेड्स में एंड ऑफ द डे आने वाला तो यही सब है ना, टूल्स एंड स्पेयर्स, ऑयल, सुपरवाइजर सैलरी, मशीन का डेप्रिसिएशन, मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का रेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो वो जो एटसेट्रा का पूरा लिस्ट है ना, वो आपके पास यहाँ पे मैंने बना के रखा है। सो डोंट वरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स में ये सब चीजें आ जाएगी। बट फिलहाल अपने को कॉस्ट शीट के नजरिए से समझना है। चंपक चाचा को अपन पूछ रहे हैं कि क्या क्या उनके फैक्ट्री में खर्चे हुए हैं, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए। चलो इसी फॉर्मेट में एकदम प्रॉपरली लिख लेता हूं यहाँ पे। सो मैं चिंपक चीचा के पास गया और उनको बोला क्या क्या हुए खर्चे। तो मैंने चंपक चाचा को बोला, चंपक चीचा आप मुझे बताओ इस फैक्ट्री में आपके क्या क्या खर्चे हुए हैं रिलेटेड टू इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्लीज आप वो मेरे को बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया, बेटा इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred in factory, incurred in factory is as बिलो। ठीक है ना, लिस्ट एंडलेस है, बट अपन ये जो अपने टिपिकल वाले हैं वो अपन लोग फटाफट लिख लेते हैं। जैसे कि मेरा फैक्ट्री रेंट, जैसा कि मेरा मशीनरी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मशीनरी का डेप्रीसिएशन, करेक्ट, टूल्स एंड स्पेयर्स एटसेट्रा, अभी टूल्स एंड स्पेयर्स एटसेट्रा। ठीक है, सुपरवाइजर सैलरी, सब 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 आ जाएगा इसमें। अब ये सब जितने भी एटसेट्रा लिख दिया मैंने, डॉट 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 इधर लिख लेता हूं, ये सब जो भी है जब मेरे प्राइम कॉस्ट में ऐड हो जाता है, ये मेरे जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स है, जब ये मेरे प्राइम कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं ना, जब ये मेरे प्राइम कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं ना, इसको ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ये भाई तुम दुनिया के कोई भी कोने में जहां भी हो, तुम मेरा लेक्चर किसी भी तरह से देख रहे हो, भले ही लाइव एट होम हो, भले ही गूगल ड्राइव के थ्रू हो, पेन ड्राइव के थ्रू हो, मोबाइल के थ्रू हो, आई डोंट केयर, बट कुछ चीजें जो आपको मैं बुलवा रहा हूं वो आपको बोलनी ही पड़ेगी। भाई आज ये डिस्को डांस क्यों कर रहा है मेरा भाई? ओ मेरे भाई, हाँ। तो प्राइम कॉस्ट में जब मैं ये फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करता हूं तो इट बिकम्स ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। बोलो जहां पे भी बैठे हो, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। यस, एक डाउट आया, लेट्स सी। किशन कुमार का अच्छा क्वेश्चन है सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स के हेड में जब आप लिखते हैं तो अपने को सब क्लासिफाई उसको करना है क्या, कि फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस? आंसर इज नो, आंसर इज नो। वो तो मैंने आप लोगों को ये सब चीजें बताई है कि कैसे वो होता है। बाकी आपको तो खाली जनरली लिखना है। सपोज एग्जाम में आया फैक्ट्री रेंट, तो खाली फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे फैक्ट्री रेंट लिख के आना है। एग्जाम में आया मशीन डेप्रिसिएशन, तो बस उतना लिख के आना है, उसको रिक्लासिफाई नहीं करना है कि वो इनडायरेक्ट फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया तो क्या मिल गया? यस, यू आर राइट, इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री
कॉस्ट केस। चल अब सुनना, वापस से एक ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। आप बोलोगे सर अब क्या है? अब मैं आपको बता दूं, देखो सपोज आपने, या चंपक चाचा की बात करते हैं, चंपक चाचा ने सपोज उनका ये कैलकुलेटर बनाने का बिजनेस है, सपोज उनका ये कैलकुलेटर बनाने का बिजनेस है। अब अगर उनको ये कैलकुलेटर बनाना है तो कहना इसे, वो कैलकुलेटर बनाने के लिए सब रॉ मटेरियल मंगाए उन्होंने, और ये रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके वो कैलकुलेटर बनाएंगे। तो जब ये रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कैलकुलेटर बनाया जा रहा है, जब ये रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कैलकुलेटर बनाया जा रहा है, तो 30 अप्रैल को, एज ऑफ 30 अप्रैल, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि कुछ कैलकुलेटर पूरे कंप्लीट हो जाए और कुछ कैलकुलेटर आधे अधूरे रह जाए? बिकॉज अपन लोग ये 30 अप्रैल पीरियड के लिए बना रहे हैं, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल पीरियड के लिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ कैलकुलेटर कंप्लीट हो जाए बट कुछ कैलकुलेटर आधे अधूरे रह जाए? अब मुझे बताओ ऐसा पॉसिबल है या नहीं? नहीं, 30 अप्रैल रात तक मैं तो सारे कैलकुलेटर बना के ही सोऊंगा, ऐसा होगा? या इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, कुछ रह जाएगा कुछ कंप्लीट हो जाएगा? आप मुझे बताओ। करेक्ट सर, पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोसेस है, कुछ सेमी फिनिश गुड्स रह जाएंगे। वेरी नाइसली सेड किशन। आसना नेगी ने उसको नाम दिया है वर्क इन प्रोग्रेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब प्रैक्टिकली लॉजिकली समझो कि हो सकता है ऐसे ही लास्ट ईयर या लास्ट पीरियड जो मेरा था उसका भी कुछ क्लोजिंग डब्ल्यू होगा। करेक्ट, कैन आई से अब वो क्लोजिंग डब्ल्यू कंप्लीट हो जाएगा, सो उसको मैं यहां पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर का वो क्लोजिंग डब्ल्यू होगा, ये बार का वो ओपनिंग डब्ल्यू होगा, और ये बार मैं उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। सो ऐड ओपनिंग डब्ल्यू। और अगर कोई डब्ल्यू बच गया है मेरा, तो मैं उसको बोलूंगा भाई ए डब्ल्यू तू पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तू ये ड्यूरेशन का, ये पीरियड का नहीं है, तू यहां से निकल जा। तो उसको मैं बोल दूंगा लेस, उसको मैं बोल दूंगा लेस क्लोजिंग डब्ल्यू। अभी अंडरस्टैंडिंग? एंड ये एडलेस करने के बाद, ये एडलेस करने के बाद जो मेरा आता है, दैट बेसिकली कॉल्ड एज नेट फैक्ट्री कॉस्ट, या इसको आप बोल सकते हो नेट वर्क्स कॉस्ट। हे समझ गए? तो कह रहा है इसे मेरा सेकंड पड़ाव भी कंप्लीट। पहला पड़ाव में मैंने सीखा फैक्ट प्राइम कॉस्ट, दूसरे पड़ाव में मैंने सीखा फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। एनी इश्यूज एनीबॉडी? क्या आपको सबको समझ में आ गया? क्लियर एवरीबॉडी? डेफिनेटली प्लीज राइट इट डाउन, लिखिए अपनी बुक में, प्लीज कॉपी, कॉपी कर रहे हैं ना आप लोग? प्लीज जैसे हो जाए मुझे एक थम्स अप दे देना, डन लिख देना।
इसी के साथ आपका दूसरा पड़ाव भी कंप्लीट होता है। बहुत बहुत बधाई हो। चलो डन। तो ये मेरा प्राइम कॉस्ट के बाद वाला फैक्ट्री ओवरहेड्स, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एंड नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेटवर्क्स कॉस्ट कंप्लीट। कह रहा है इसे अब अपन तीसरे पड़ाव पे चल सकते हैं। तो तीसरे पड़ाव पे चलने के पहले अपन हेडिंग क्या लिखेंगे? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। देखो याद रखना दैट प्राइम कॉस्ट में ऐड हो रही है ये चीजें और फिर वो नेट फैक्ट्री कॉस्ट बन रहा है। ठीक है, सो अगर मैं प्राइम कॉस्ट को इधर मैंने ए दिया है, इधर मैंने इसको अगर ए दिया था तो ये ए है, तो ये सब चीजें ऐड हो जाएंगी। ये समझो ये बी ऐड हो गया इधर, ये इधर सी ऐड हो गया, डी लेस हो गया। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है आपका, नेट फैक्ट्री कॉस्ट है आपका ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। ए समझगड़ू? ठीक है, सो याद रखना ये प्राइम कॉस्ट अगर है, अच्छा प्राइम कॉस्ट क्या था मेरा, वो मैं काफी क्लियर हूं कि वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर 1 + 2 + 3 है। वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होगा, ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, मेरा बन जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेटवर्क्स कॉस्ट ए प्लस बी माइनस सी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। डन है, लिख लो ये वाला भी पार्ट लिख लो फटाफट, फिर अभी आगे बढ़ जाए। चल अब एज आई सेड नेक्स्ट पड़ाव के ऊपर, ये अब मेरा ई आ गया है यहाँ पे, नेट फैक्ट्री कॉस्ट है मेरा ई विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। यहां से ही मैं स्टार्ट करता हूं, इधर मैं लिखूंगा ई और मैं लिखूंगा भाई ये है मेरा नेट वर्क्स, या इसको बोल सकता हूं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल अब कुछ स्पेसिफिक एडिशंस किए, ये स्पेसिफिक एडिशंस है, इसमें ना आपका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है। ऐसे कुछ स्पेसिफिक एडिशंस किए हैं इंस्टीट्यूट ने, सीआईएमए इंस्टीट्यूट ने। चलो आओ उनको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ये स्पेसिफिक एडिशंस, लेट्स सी। So now we are moving on to specific addition. Now we are moving on to specific additions. चल सो नाउ स्पेसिफिक एडिशंस अगर मेरे को यहां पे लिखना है, देन इन दैट केस मैं क्या लिखूंगा, तो वो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा, क्योंकि आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स, सीआईएमए इंस्टीट्यूट, सब लोग ने यहां पे कुछ स्पेसिफिक चीजें फैक्ट्री रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेटअप की है, और वो मैं यहां पे लिखता हूं जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया है क्यू आर ए सी पी। ये सब को ऐड करने के बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड एज माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट वो बाद में, पहले ये क्यू आर ए सी पी क्या है, तो सबसे पहला है मेरा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। जो भी मेरा खर्चा क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड हो रहा है
then in that case it is called as quality control cost. For example, आप लोग ने कभी कोई गुड्स खरीदा होगा तो मालूम है एक ये आता है ISO सर्टिफाइड. अगर आप लोग ने कभी देखा हो तो ISO 9001 सर्टिफाइड होता है. तुम लोगों को पता है क्या भाई? करेक्ट. सो वो ISO सर्टिफिकेशन क्या है? एक खर्चा है मेरा, क्वालिटी रिलेटेड खर्चा है. क्या होता है मैं आपको बताता हूं. देखो, सपोज आपको कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करना है. ये ISO सर्टिफाइड क्या होता है मैं आपको बताता हूं. सपोज आपने को कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करना है, तो कहीं पे भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कुछ करना है, सो यू हैव टू गिव अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, तो ही कस्टमर खरीदेगा. अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम जिस फैक्ट्री को और जिस कंपनी को ISO सर्टिफाई करेंगे ना, इसका मतलब ये है कि भाई वो जो बंदा है वो अच्छे क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है और उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज ऑल्सो ऑफ गुड क्वालिटी, सो यू कैन परचेज देम. तो जब भी मैं कोई गुड्स खरीदने को जाता हूं, मैं देखता हूं अच्छा ये ISO सर्टिफाइड है, ओके ये ISO सर्टिफाइड को अपने को खरीद लेना चाहिए क्योंकि गुड अच्छे क्वालिटी का होगा. बट ISO सर्टिफाइड हो, इसके लिए कंपनी को तो कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा, और वो ये क्वालिटी कॉस्ट इसके लिए इंकर करता है ताकि उसके गुड्स रिटर्न ना आ जाए. भाई अगर आपने कोई गुड्स बेचा और उसका अगर क्वालिटी अच्छा नहीं है तो कस्टमर उसको रिटर्न कर देगा. अगर कस्टमर उसको रिटर्न कर देगा तो उसको वापस से आप एक नया बना के दोगे. तो सीधी सी बात है, ये सब का आपको अननेसेसरी का अनवांटेड खर्चा लगेगा. वो ना हो इसलिए आप पहले से ही क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर खर्चा करेंगे ताकि आपके गुड्स रिटर्न ना हो. एंड वो जो खर्चा आप कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट. तो यहां पे मैं लिख दूं क्वालिटी. आप लोग नहीं लिखेंगे, आप लोग को मैं टाइम दूंगा लिखने का, प्लीज यहां पे फोकस करेंगे. और जिसका नाम मैंने लिख दिया है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट. चलो ये वाला अगर आपको चाहिए तो आप साथ में लिख सकते हो, लाइक हॉलमार्क, क्वालिटी हॉलमार्क, करेक्ट, वैसा ही कुछ आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हॉलमार्क बेसिकली यूज होता है इन ज्वेलरी. अब ज्वेलरी में भी क्या होता है ना, कई बार समझो आपको खाली अंदर पीतल है, पीतल मतलब ब्रॉन्ज, और ऊपर खाली आपको सोने का, सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड का खाली अगर आपको ऊपर प्लेटिंग करके दे दिया तो आप तो गए ना, है कि नहीं. तो ऐसा ना हो, ऐसा आपके साथ धोखा ना हो, इसके लिए आप हॉलमार्क वाला ही गोल्ड लेते हो. हॉलमार्क वाला गोल्ड ये कंफर्म करता है कि हाँ भाई गोल्ड सही क्वालिटी का है. तो अगर कोई गोल्ड मैन्युफैक्चरर हॉलमार्किंग करवा रहा है, वो हॉलमार्किंग का जिसके पास वो करवा रहा है उसको उसको कॉस्ट देना पड़ेगा, कॉल्ड एज समझगुड़ू. चल सो यहां पे अपन लोग लिख लेते हैं ISO सर्टिफाइड फॉर गुड्स, या अपन लिख सकते हैं हॉलमार्किंग फॉर गोल्ड, ये सब चीजें, सो दैट गुड्स आर नॉट रिटर्न, सो दैट गुड्स आर नॉट रिटर्न. इधर चाहिए तो लिख सकते हैं सो दैट गुड्स. मैं बोल रहा हूं इसके लिए बोल रहा हूं मैं, मत लिखो कुछ, साथ में लिखना, अदरवाइज तुम लोग का भी सब वो वर्किंग ऊपर नीचे हो जाएगा. क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट जो भी आप इंकर कर रहे हैं ये एक स्पेसिफिक एडिशन है. अदरवाइज ये स्पेसिफिक एडिशन नहीं दिया होता देन इन दैट केस शायद मैं उसको ऑफिस एडमिन में कहीं पे दिखा देता है ऐसा कुछ, बट उन्होंने स्पेसिफिकली यहां पे करवाया है, सो चुपचाप यहां पे अपन लिखेंगे. चलो सेकंड क्या है, सेकंड है आर. फर्स्ट था क्यू, सेकंड है आर. आर इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. चलो नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. बताइए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूं. अभी से फॉर एग्जांपल लल्लू राम चाचा है हमारे, या अपना भी अपन लोग ने एक नया बिजनेस चालू किया था मैजिक्स मोबाइल का.
आप मुझे बताइए कि अगर लल्लू राम चाचा या आप और मैं अपन जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उसमें कुछ अपग्रेड नहीं करेंगे, उसमें कुछ नई चीज नहीं अपन नहीं ऐड करेंगे, तो क्या कस्टमर अपने पास से खरीदेगा? क्या क्या अपन कंपटीशन को सस्टेन एंड सर्वाइव कर पाएंगे? क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। एंड इसके सबसे प्राइम एग्जांपल है नोकिया। जी हाँ, नोकिया सब लोग ने नाम सुना है। मोबाइल कंपनी, फिनलैंड की मोबाइल कंपनी है। एक टाइम ऐसा था इंडिया में नोकिया का मोनोपोली था इन मोबाइल बिजनेस। ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ कंज्यूमर्स हैड नोकिया मोबाइल फोन। एंड कोई भी पार्टिकुलर इंडस्ट्री का 75 to 80% शेयर होना बहुत बड़ी बात है। वैसे ही नोकिया ग्लोबल लेवल पे मोर देन 40 to 45% शेयर होल्ड करता था। बट क्या आपको पता है क्या हुआ नोकिया के साथ? नोकिया ने अपने आप को स्मार्टफोन लेवल के जब फोन्स आने लगे तो अपग्रेड नहीं किया, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इंकर नहीं किया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट वाज आउट ऑफ द मार्केट विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years। जस्ट इमेजिन, एक ऐसी कंपनी जिसका इंडिया में 75% मार्केट शेयर था, जिसका ग्लोबली 40% मार्केट शेयर था, वो 2 या 3 साल के अंदर उसका मार्केट शेयर खत्म। क्यों? क्योंकि उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा नहीं किया। जब ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री डेवलप होने लगा मोबाइल फोन में, एप्पल, सैमसंग और वन प्लस ये सब फ्रंट रनर्स थे, इन्होंने रिसर्च किया, डेवलप किया और अच्छे से अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते गए। बट नोकिया अपना वही पुराना मॉडल लेके बैठ गया एंड इट कुड नॉट सर्वाइव एंड ग्रो फॉरवर्ड। सो ऑब्वियसली अगर आपको कुछ नया करना है, कुछ बेटर करना है, तो प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना पड़ेगा और उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा। राइट? सो इसको अपन लोग कहेंगे मोबाइल अपग्रेडेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। मोबाइल अपग्रेडेशन R&D कॉस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्यू आर ए हो गया है, अब क्यू आर हो गया, अब है ए। अब है ए ए ए ए आई एम ऑन वेकेशन, ए ए ए एवरी सिंगल डे। ए पे आता है एडमिन ओवरहेड्स। बाट सुनो ध्यान से, ये वो एडमिन ओवरहेड्स है विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या मैं बताता हूं, आगे वापस एक एडमिन ऑफिस एंड एडमिन आएगा, बट ये वाला वो एडमिन ओवरहेड्स है जो फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड। से फॉर एग्जांपल आपको कोई मोबाइल बनाना है, देन इन दैट केस वो मोबाइल बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर ही मोबाइल बनने वाला है। उसके लिए जो आपने कुछ डिजाइनिंग के लिए कुछ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉस्ट इंकर किया, या डिजाइनिंग के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक पेन्स या कुछ मंगाया, वो सब एडमिन ओवरहेड्स है। बट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, स्पेसिफिकली यहां पे उसको अलग से ऐड किया जाएगा। सो फैक्ट्री के अंदर होने वाला कोई एडमिन ओवरहेड्स है तो वो यहां पे आ जाएगा। क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बताएगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो चुपचाप यहां पे लेकर आ जाएंगे। सो अगर मेरा कोई लेबरर है, फैक्ट्री सुपरवाइजर है या फैक्ट्री का लेबरर है, उसको मैंने कोई मोबाइल दिया और उसको बोला मोबाइल पे कुछ भी काम हो तो ले लेना, और उसके मोबाइल का जो खर्चा मैंने इंकर किया वो भी आ जाएगा एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बिकॉज फैक्ट्री के अंदर जो लेबरर था उसके मोबाइल का खर्चा है वो, ऐसे तो मोबाइल का खर्चा एडमिन में जाता है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री, रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, यहां पे फॉल करेगा। समझेगा? so, यहां पे अपन लोग लिखेंगे नेक्स्ट, क्या लिखेंगे? admin overheads incurred in factory, admin overheads incurred in factory, example printing and stationery incurred in factory। ठीक है, ठीक है, चल नेक्स्ट ए सी। अब ये जो सी है ना, इसको माइनस करना है, ये जो सी है इसको माइनस करना है, और ये सी क्या है वो अब मैं आपको बताऊंगा। ये सी को
माइनस करना है, तो बाकी सब क्या हो रहा है पता है आपका, बाकी यहाँ पे ऐड हो रहा है। ये फैक्ट्री कॉस्ट आया, इसमें ये ऐड हुआ, इसमें ये ऐड हुआ, इसमें ये ऐड हुआ, बट हमारा ये जो सी है जो अब मैं लिखने वाला हूं, इसको हम लेस करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट फॉर रिकवरीज और स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट्स और मिसलेनियस इनकम। क्रेडिट फॉर रिकवरीज स्लैश स्क्रैप स्लैश बाय प्रोडक्ट्स स्लैश मिसलेनियस इनकम। समझे क्या? सो ये मेरा क्या होता है, याद है मैंने आपको अभी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के टाइम पे एड परचेज ऑफ मटेरियल, उसके बाद ऐड कैरियज इनवर्ड्स, फिर मैंने कराया था लेस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। तो वो स्केल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल था, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पहले जो भी मेरा रॉ मटेरियल खराब हुआ है वो मैं जब बेचूंगा तो वो वहां पे माइनस हो जाएगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है, पूछो कैफा सर कैफा, अरे ऐफा भी तो हो सकता है कि मेरा रॉ मटेरियल अच्छा आया हो, उसको मैंने मशीनरी में डाल दिया, बट मशीनरी में प्रोसेस होते वक्त वो थोड़ा खराब हो गया, और जो मेरा आउटपुट आया वो जैसा डिजायर्ड आउटपुट था वो नहीं आया, खराब आउटपुट आया मेरे को। अब खराब आउटपुट मैं मार्केट में तो बेच नहीं सकता, बट बन गया है, अब उसको मैं क्या करूं, OLX पे बेच दे, तो एज अ स्क्रैप एज अ भंगार मैं उसको बेच दूंगा, और वो जो बेचने से पैसा आएगा वो मेरा इधर क्रेडिट फॉर रिकवरी स्क्रैप बाय प्रोडक्ट मिसलेनियस इनकम में चले जाएगा। सर ये बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है, समझेंगे, एक एक पूरा चैप्टर ही है आपका, आई थिंक चैप्टर 11 या कुछ है वो, उस चैप्टर का नाम ही है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। तो उसका एक आइडिया आपको खाली मैं दे देता हूं, डिटेल में तो उस चैप्टर को पढ़ना ही है, बट फॉर योर सिंपल अंडरस्टैंडिंग अगर मुझे बताना हो कि बाय प्रोडक्ट क्या होता है तो ये होता है उसका मतलब, शुगर केन फैक्ट्री में, क्या बोला मैं, शुगर केन फैक्ट्री में, रादर शुगर फैक्ट्री में। आप कभी शुगर फैक्ट्री में गए हो? अरे सर हम कहा, तो मैं आपको बताता हूं शुगर फैक्ट्री में क्या होता है। बेसिकली शुगर फैक्ट्री में सपोज ये मशीन है, तो शुगर फैक्ट्री में ये शुगर केन देखा आप लोग ने, गन्ना गन्ना, तो ये जो शुगर केन है ना, ये जो शुगर केन है ना, इसको ये मशीनरी में प्रोसेस किया जाता है और ये प्रोसेस से शुगर बनता है। बट ये शुगर केन प्रोसेस करते करते शुगर बन गया, बट साथ में एक बाय प्रोडक्ट, मतलब अगर ये शुगर केन को प्रोसेस करना है तो बाय डिफॉल्ट एक प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको कहते हैं मोलासिस, जिसको कहते हैं मोलासिस। अब शुगर केन को प्रोसेस करके अपने को तो शुगर बनाना है, अपन तो बनाएंगे, बट अब ये बाय कोएक्सीडेंटली शुगर केन को प्रोसेस करते करते मोलासिस बनना ही है, तो अब ये मोलासिस बन के गिर गए, तो उस मोलासिस का मैं करूं क्या, समझ रहे हो? तो उस मोलासिस का मार्केट में एक सेल प्राइस है, उसको मैं मार्केट में बेच सकता हूं, तो ये मोलासिस को कौड़ियों के भाव में बिकेगा, कोई डाउट नहीं है, बट जो भाव पे बिके वो भाव पे उसको मैं बेच दूंगा। तो ये जब मोलासिस को मैं प्रोसेस कर रहा हूं, शुगर केन के प्रोसेस करने के बाद ये मोलासिस आया है, और वो जो मेरा मोलासिस बना है, वो जो मेरा बाय प्रोडक्ट बना है, उसको जब मैं मार्केट में बेचता हूं तो वो यहां पे आएगा क्रेडिट फॉर रिकवरीज और स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट्स, मतलब बाय प्रोडक्ट बेच के जो मुझे क्रेडिट मिल रहा है, जो मुझे इनकम मिल रहा है, वो मैं यहां पे लेस करूंगा, या और कोई भी मिसलेनियस इनकम अगर मुझे अराइज हो गया तो। अभी अंडरस्टैंडिंग, हम लोग कई बार बुक्स मंगाते हैं हमारे सेंटर में, स्टूडेंट को डिस्पैच करने के लिए बुक्स मंगाना पड़ता है, तो से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साथ 500 बुक आया, तो 500 बुक जब आता है ना तो एक बड़े बड़े कार्टन में पैक होके आता है। अब हम तो वो बुक कार्टन से निकाल के हमारे कबर्ड में रख देते हैं, पर वो जो कार्टन बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रद्दी वाले को बुला के बेच देते हैं, तो वो जो पैसा आया, समझ गुड़ू, करेक्ट आसना, जैसे घी बनाते वक्त अगर बटर मिल्क मिल जाए तो वो भी आप यहां पे डाल सकते हो, वो भी बाय प्रोडक्ट हो गया, तो समझी गुड़ू क्या आया, यस। और लास्ट है मेरा पी, एंड दैट इज प्राइमरी
पैकेजिंग कॉस्ट। तो स्पेसिफिकली अगर बोल दिया है तो प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट यहां पे ही आएगा। ये क्या है मेरा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। स्पेसिफिकली अगर मैंने बोल दिया है देन प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट मेरा यहां पे आएगा। यहां पे मैं लिखूंगा एनी पैकेजिंग एसेंशियल फॉर द प्रोडक्ट। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। पैकेजिंग एसेंशियल फॉर द प्रोडक्ट। एक सेकेंड, ओके। पैकेजिंग एसेंशियल फॉर द प्रोडक्ट। तो आओ यहां पे लिखते हैं अपन, दिखाता हूं मैं आपको पैकेजिंग में प्राइमरी पैकेजिंग और सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है। एनी पैकेजिंग जिसके बिना वो प्रोडक्ट इनकम्प्लीट है। आई गिव यू एन एग्जांपल। अगर मुझे बोलना है सर प्राइमरी पैकेजिंग का डेफिनेशन क्या है, तो मैं उसको बोलूंगा एनी पैकेजिंग without which the product is incomplete. The product is incomplete. Oh, सो यस आसना ने किसने लिखा है, अनिकेश कुमार। वेरी नाइस एग्जांपल। अनिकेश कुमार ने बोला है सर टूथपेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। यस, सो टूथपेस्ट बनाने के लिए ये जो पैकिंग है, देखो ये टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, ये टूथपेस्ट के अंदर तो वो पेस्ट है, बट ये जो पैकेजिंग है ना, इसको कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। क्योंकि इसके बिना ये टूथपेस्ट अधूरा है, बेच ही नहीं सकते आप मार्केट में। बट इसके बाद अब आपको जब टूथपेस्ट कोलगेट या कोई भी लेने जाओगे, तो ये जो बाहर का पैकिंग होता है ना, आपको तो ये बाहर का पैकिंग करके मिलता है। ये जो पैकिंग होता है दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पैकेजिंग। तो ये जो प्राइमरी पैकेजिंग हुआ, अपन फिलहाल किसका बात कर रहे हैं, ये प्राइमरी पैकेजिंग जो हुआ, ये प्राइमरी जो पैकेजिंग हुआ, दैट बेसिकली इज टू बी रिटन हियर। आर वी क्लियर? तो ये जब क्यू आर ए पी एड सी लेस आ जाता है, तो उसको मिला के बोलते हैं अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको मिला के अपन बोलते हैं, तो इधर मैं लिख देता हूं ई प्लस क्यू प्लस आर प्लस ए माइनस सी प्लस पी, ये सब मिला के बन जाता है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको मैं नाम दूंगा एफ, जिसको मैं नाम दूंगा एफ। हे गचेच कॉपी। सो एक सेकेंड देखो, पहले अपन लोग ने सीए फाउंडेशन क्लियर किया, फिर अपन लोग ने सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया, अब अपन लोग ने आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लिया है। अब फाइनल लेवल पे आ रहे हैं बस। चलो आर्टिकलशिप देख रहे हो सबसे एकदम चलो फटाफट कॉपी करो, कुछ भी डाउट से लिख लो। ये कॉपी करने के बाद फिर मैं आप लोग के डाउट ले लूंगा और फिर आगे नेक्स्ट पड़ाव पे चलेंगे।
हाँ भाई, चलो सीए फाइनल, इन शॉर्ट आखिरी पड़ाव और अपना कॉस्ट शीट कंप्लीट। चलो, सो अब लास्ट स्टेज पे आ रहे हैं अपन, एंड वो लास्ट स्टेज के बाद वी विल बी एबल टू से दैट यस वी आर डन एंड डस्टेड। अच्छा, बिरादर पूछ रहे पैकेजिंग वाला एक बार वापस बता दो, वापस से बता दो बिरादर, कम हियर, यू आर माय बिरादर। सो भाई बात कुछ ऐसा है कि पैकेजिंग अपन कर रहे हैं, तो उसमें दो तरह का पैकेजिंग होता है। क्या आपने, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? सो टेल मी बिरादर, आपका जो टूथपेस्ट होता है वो ऐसे ही आपको लूज मिलता है थैली में? आपको जो टूथपेस्ट है वो लूज थैली में मिलता है, या वो टूथपेस्ट को एक पैक करके मिलता है? बराबर है, पैक करके मिलता है। क्या वो पैकिंग के बिना मैं वो टूथपेस्ट सेल कर सकता हूं क्या? नहीं। सो दैट बिकम्स योर प्राइमरी पैकेजिंग। और टूथपेस्ट का जो बाहर का आउटर कवर है, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज योर सेकेंडरी पैकेजिंग। आप लोग क्या आजकल के नए जमाने के बच्चे हो, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करने वाले बच्चे हो, तो आप लोग को लगता है वही भाषा में बात करता हूं मैं। समझो आपने चाइनीज ऑर्डर किया 5 स्पाइस से, या कोई एक चाइनीज रेस्टोरेंट से चाइनीज ऑर्डर किया, तो वो जो रेस्टोरेंट आपको फ्राइड राइस आपने ऑर्डर किया, हाँ हाँ सर मजा आ गया, ये जो फ्राइड राइस आप ऑर्डर कर रहे हो, ये फ्राइड राइस, सुनिए, ये फ्राइड राइस जो पैकेजिंग में डालता है वो, उसको कहेंगे अपन प्राइमरी पैकेजिंग, उसको कहेंगे अपन प्राइमरी पैकेजिंग। बट जो जोमेटो वाला है, जो जोमेटो वाला है वो इसको अलग से इसकी उसकी खुद की पैकेजिंग में करता है। वो जो जोमेटो वाले की पैकेजिंग है, दैट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी पैकेजिंग। ए समझगड़ू एवरीबॉडी, बिरादर, आर यू क्लियर माई बिरादर? हाँ सर, अभी जोमेटो स्विगी का एग्जांपल दिया, अब कैसे हम गलत समझ सकते हैं? अब तो एकदम परफेक्टली समझ गया, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं नहीं, समझता हूं मैं अभी। चलो, क्लियर एवरीवन? अब आ जाते हैं अपन लोग आखिरी पड़ाव के ऊपर। ओ बिरादर, आई यू क्लियर? वो तो तू तो बता। एंड अब अपन लोग आ जाते हैं जी पॉइंट के ऊपर। पहले यहां पे लिख लूंगा मैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा आ गया है। एफ पॉइंट में मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया है। चल, अब रॉ मटेरियल जो मैंने लाया था, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर दिया। उसके बाद दूसरी चीज जो मैं लाया था, विच वॉज WIP, वर्क इन प्रोसेस, वो मैंने एडजस्ट कर दिया। अब मैं लास्ट पड़ाव पे आ चुका हूं, एंड दैट इज फिनिश्ड गुड्स। अब मैं आखिरी पड़ाव पे आ चुका हूं, एंड दैट इज माय फिनिश्ड गुड्स। अब मैं उसको एडजस्ट करने का टाइम आ गया, बिकॉज देखो, फैक्ट्री के अंदर मेरा रॉ मटेरियल आया, मेरे फैक्ट्री ओवरहेड से उसको हम लोग ने प्रॉपरली प्रोसेस किया, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के भी अब हम आगे बढ़ गए, क्वालिटी कंट्रोल चेक भी हो गया है, रिसर्च डेवलप करके नया इनोवेशन भी ले आए अपन लोग, प्राइमरी पैकेजिंग भी करके रेडी रख दिया है। अब मेरा प्रोडक्ट रेडी है, प्राइमरी पैकेजिंग कर दिया मतलब अब मेरा प्रोडक्ट रेडी है। सो ये यहां तक जितना भी मेरा खर्चा हुआ है उसको कहता हूं मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन करने हेतु, प्रोडक्शन करने तक का मेरा जो भी कॉस्ट है वो यहां पे आ चुका है। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? अरे बोलो, आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अब मेरा जो भी स्टॉक आया है उसमें मेरा फिनिश स्टॉक अगर कोई पुराना था,
देन इन दैट केस मैं उसको बोलूंगा भाई ऐड कर दे, क्योंकि ओपनिंग WIP जो था ना, अब वो मैंने उसके ऊपर काम किया, अब वो कंप्लीट हो चुका होगा। सो जो भी मेरा पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है उसको मैं यहां पे ऐड कर दूंगा, मेरा जो भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है उसको मैं यहां पे लेस कर दूंगा, एंड ये ऐड और लेस करने के बाद जो आता है दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसको कहते हैं COGS, इसको कहते हैं COGS। आर वी क्लियर एवरीवन? ठीक है, बस अब क्या बचता है, अब मेरा ये जो भी गुड्स बन गया है उसमें मेरे को कुछ ऑफिस रिलेटेड काम करना है, थोड़ा मेरे को सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, मार्केटिंग और हवा करनी है एडवर्टीजमेंट की, बस बन गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें प्रॉफिट ऐड करो तो सेल्स बन गया। सर क्या 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 क्या, आराम से बता रहा हूं 2 मिनट 2 मिनट, अब बस 2 मिनट और मेरा कॉस्ट शीट कंप्लीट, पलक झपकते ही। तो अब देखो ये इधर तक आ गया मैं, अब इसमें मैं ऐड करूंगा एडमिन ओवरहेड्स पर जनरल वाला, अब ऑफिस वाला जो मेरा एडमिन ओवरहेड्स है वो ऐड करूंगा। तो ऐड एडमिन ओवरहेड्स, कौन सा वाला, जनरल वाला, जो मेरा ऑफिस वाला है वो वाला एडमिन ओवरहेड्स में ऐड करूंगा। इसमें मैं ऐड करूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये हो सकता है मेरा मार्केटिंग वाला जो अपन ने लिखा है ऑलरेडी, डिस्ट्रीब्यूशन का मेरा कोई कॉस्ट हो गया, डिलीवरी व्हीकल का मेरा कोई कॉस्ट हो गया, डिलीवरी व्हीकल का कोई कॉस्ट हो गया, वो सब चीजें मेरी यहां पे ऐड हो जाएंगी। और फिर ये सब ऐड होने के बाद मैं बोल दूंगा बन जाता है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसमें मैंने प्रॉफिट ऐड किया तो बन जाता है मेरा final output, and that is now ready to be sold in the market। मैंने बोला ना पलक झपकते ही, तो सबसे क्रूशियल क्या होता है, ये इंटरमीडिएट और आर्टिकलशिप क्रूशियल होता है। फाइनल तो देखो यू निकल गया मानते हैं कि नहीं, फाइनल तो देखो यू निकल गया। तो ऐसा सिनारियो है। तो ये एफ है, एफ में मैंने फिर बाद में ये मेरा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया, तो इसको जी बोल देते हैं, इसको एच बोल देते हैं, ये बन जाएगा मेरा आई। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा आई बन जाएगा कैसे, एफ प्लस जी माइनस एच। ठीक है, फिर आ जाता है मेरा एडमिन ओवरहेड्स, आई के बाद जे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, ये हो जाएगा मेरा एल। अच्छा एल क्या है, अच्छा एल क्या है, आई प्लस जे प्लस के बन जाता है मेरा एल। इसमें मैं एम ऐड करता हूं तो सेल्स हो जाएगा मेरा एल प्लस एम जी। हाँ, सो ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब जितने भी मेरे टोटल खर्चे हैं, जितने भी मेरे टोटल खर्चे हैं सब ऐड मेरे हो गए यहां पे, इसमें सब आ गया, एंड फिर मैं उसमें प्रॉफिट ऐड करता हूं, मेरा सेल्स आ जाता है। सर सेल्स में टैक्स इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव? सो सेल्स में अपने ऊपर होता है ये, वी कैन टेक इट इंक्लूसिव ऑल्सो, वी कैन टेक इट एक्सक्लूसिव ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि से टैक्स है जो जीएसटी वो सब है उसका वैसे भी अपने को क्रेडिट मिल जाता है, वो आएगा, वो सब चीजें भी आएगी, डोंट वरी। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? तो इसी के साथ मेरा सीए फाइनल भी क्लियर, और अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूं, या अब मैं बोल सकता हूं मैं कॉस्ट शीट का मास्टर बन चुका हूं। अब डोंट वरी, वापस से ये पूरा कॉस्ट शीट भी लिखेंगे अपन, वापस से पूरा रिवाइज करेंगे, फिर एक दो सम करेंगे, और फिर अपने को लगेगा आ हा मजा आ गया। ओके, चलो चलो चलो, लेट्स नाउ राइट इट डाउन। फटाफट ये लास्ट फेज भी लिख लो, फिर मैं आपको कहीं और चीज से भी कनेक्ट करूंगा, फिर ये वापस से अपन कॉस्ट शीट लिखेंगे एंड मजा आएगा। बट फिलहाल चलो मैं बहुत आगे ना जाऊं, इतना लिखवा लू तो भी बहुत है, तो आप इतना लिख लीजिए, और फिर अपन लेंगे एक छोटा सा 2-5 मिनट का ब्रेक, 2-5 मिनट का ब्रेक, एंड देन फिर वापस से कॉस्ट शीट को रिकैप करके सम स्टार्ट करेंगे। महक शर्मा बोल रही है आपको कौन सा चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स वाला स्लाइड दिखा देता हूं। चलो, सो जिसका भी ये लिखे हो गया
वो 2 मिनट का ब्रेक ले सकता है। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। यस महक, 2 मिनट पहले ये सबको कॉपी कर लेने दे, फिर मैं वो वाला स्लाइड ओपन करता हूं।